हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अंकिता यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा पर आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, इसी आशा के साथ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पिछले का जो भी वीडियो था, इसी आशा के साथ मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी की राजनीतिक, राजस्व एवं प्रशासन व्यवस्था। ये जो है बहुत ही बड़ा है, तो इसको हम ज़्यादा बड़ा न करके दो पार्ट में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज मेरा पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। जब भारत में भी इसको हम लिखते भी चलेंगे, जब भारत में, इसको लिखते चलेंगे, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जब भारत में ब्रिटिश, जब भारत में, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना? क्योंकि जब भी आप लोग पढ़ने बैठिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि जो भी हम नोट करते रहें वो आप भी साथ साथ में नोट करते रहेंगे तो जल्दी याद होगा। तो जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, स्थापना हुई, स्थापना हुई, तो उस समय, तो उस समय, तो उस समय जहां आज उत्तर प्रदेश है, मतलब उस समय जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो आज जहां उत्तर प्रदेश है वहां पर किसका शासन था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उस समय जहां आज जहां आज यूपी, उत्तर प्रदेश है, यूपी के बाद लिख लेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय आज जहां उत्तर प्रदेश है, उस समय वहां पर अवध के नवाबों का है, आज ईस्ट इंडिया वहां पर अवध के नवाबों, अवध के नवाबों दिल्ली तथा बंगाल, अवध के नवाबों दिल्ली तथा बंगाल बंगाल के अधीन था, के अधीन था। इसका मतलब आप लोग समझे, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय जहां पर आज क्या है, उत्तर प्रदेश है, उस समय वहां पर अवध के नवाबों का क्या था, शासन था। उस समय उनके कब्जे में क्या था, दिल्ली और बंगाल भी उन्हीं के कब्जों में था। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारी 1836 ईस्वी में क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 1836 में आगरा से उत्तर पश्चिम प्रांत किया गया। क्या किया गया? आगरा। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि ये आगरा कहाँ से आ गया, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से,
पीछे हम लोग देख लेते हैं इसको स्टार बना के। ये जो बंगाल है इससे क्या किया गया, इससे अलग कर दिया गया आगरा को। बंगाल से आगरा को अलग कर दिया गया। आगरा को अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया। अब आप लोग देखेंगे धीरे धीरे किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ। हालांकि इसको हम पीछे बता दिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में कुछ आज भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगरा। आगरा से इसको क्या कर दिया गया, इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया। आगरा से उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया। आगरा से क्या किया गया, पहले तो ये सब अवध के नवाबों के कब्जे में था, फिर बंगाल से क्या किया गया, अलग करके आगरा बनाया गया। फिर आगरा से क्या किया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया गया। जब इसे उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया गया तो इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, आगरा रखा गया। इसका मुख्यालय जो है कहाँ रखा गया, आगरा रखा गया। आगरा, ठीक। इसके बारे में हम लोग जान लिए कि जब आगरा से क्या किया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया गया, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ रखा गया, आगरा रखा गया। इसके बाद आप लोग को पता होगा कि 1856 में एक क्रांति हुई। 1856 में क्या हुआ, डलहौजी का नाम आप लोग सुने होंगे। डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी, डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी, हड़प नीति। डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी, हड़प नीति अपनाई थी। इसका मतलब क्या है, हड़प नीति। इसके शब्द से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि हड़प मतलब जो क्या करता है, किसी और की जमीन को क्या करता है, अपने कब्जे में कर लेता है। जैसे हड़पना होता है, कोई मान लीजिए ये पेन है, ये पेन किसी और की है और मैं क्या करूं, जबरन इसे कहूं कि ये पेन किसकी है, मेरी पेन है, तो इसे क्या कहेंगे, हड़पना ही कहेंगे। इसने क्या किया था, हड़प नीति अपनाया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने हड़प नीति अपनाया तो ये अवध का विलय कर देता है। जो पीछे आप लोग पढ़े हैं अवध, ये अवध पढ़े हैं ना, इसको क्या करता है, ये इसको अपने कब्जे में ले लेता है। अवध जो प्रांत है जिस पर नवाबों का, अवध के नवाबों का जो कब्जा था, इसको क्या करता है, ये अपने कब्जे में कर लेता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अवध का विलय करके किसमें मिला देता है, अवध का विलय करके लिख लेते हैं हम लोग इसको। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट ही है, इसको हम लोग लिखते चलेंगे। अवध का विलय कर, हड़प नीति के कारण ही अवध का विलय कर, अवध का विलय कर इसमें मिला देता है, उत्तर पश्चिम प्रांत में। कहाँ मिलाता है, ये मतलब जैसे कि होता है ना कि दूसरों की जमीन क्या करते हैं, हड़प कर अपनी जमीन में मिला देते हैं, ताकि हमारा क्या हो, अधिक हो जाए और सामने वाला का कम हो जाए, या उसके पास नहीं रहेगा तो भी चलेगा, हमारे पास अधिक होना चाहिए, वही इसका रूल था। अवध का विलय कर क्या करता है, उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला देता है। उत्तर पश्चिम प्रांत में, उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला देता है, मिला देता है। लिखने के बाद मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊंगी ताकि आप लोग क्या करें, जहां पर छूट रहा हो उसे मिलाकर लिख लें, ठीक ना। मैं इधर से आकर बोलूंगी, अवध का विलय कर क्या कर देता है, वो उसे उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला देता है। इसके बाद आप लोग को पता होगा
1857 ईस्वी में होती है क्रांति, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है? 1857 की क्रांति। उसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका बस मुख्य पॉइंट यही पूछता है कि 1857 की क्रांति का केंद्र क्या था, कौन था इसकी क्रांति का केंद्र? तो 1857 की क्रांति का केंद्र था यूपी। इसका केंद्र कौन बना था? यूपी। केंद्र था यूपी। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नहीं लिख पाए हैं तो इसकी शॉर्ट करके रख लेंगे, तो भी क्या करेंगे, बाद में इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे 1858 में दिल्ली दरबार का आयोजन। 1858 ईस्वी में क्या होता है? दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, जो कि गवर्नर जनरल के पद को क्या किया जाता है? इसमें गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में बदल दिया जाता है। इसमें क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गवर्नर जनरल के पद को गवर्नर जनरल के पद को जनरल के पद को वायसराय के पद में बदल दिया जाता है। वायसराय गवर्नर जनरल के पद को क्या किया जाता है कि वायसराय के कर दिया जाता है। मतलब इस पद को, ये जो गवर्नर जनरल का पद था, अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? वायसराय के नाम से जाना जाएगा। वायसराय के पद में बदल देता है, पद में बदल देता है। इसके पहले क्या था? गवर्नर जनरल के पद से के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब 1858 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है और उसी के स्थान पर वायसराय के पद को लाया जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि 1858 ईस्वी में ही, इसको हम लोग ना देखकर अभी 1858 ईस्वी के बारे में ही देखेंगे। 1858 ईस्वी में और क्या होता है कि उत्तर पश्चिम प्रांत से दिल्ली को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। 1858 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत से उत्तर पश्चिम प्रांत से दिल्ली को अलग कर दिया जाता है। दिल्ली को अलग कर दिया जाता है। दिल्ली को अलग करके क्या किया जाता है? एक नए राज्य का गठन कर दिया जाता है। दिल्ली एक क्या हो जाता है? एक अलग राज्य बन जाता है। 1858 में क्या होता है? पहले तो गवर्नर जनरल के पद को क्या किया जाता है? समाप्त करके वायसराय के पद में उसको बदल दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि 1858 ईस्वी में ही उत्तर पश्चिम प्रांत को क्या किया जाता है? उत्तर पश्चिम प्रांत से दिल्ली को अलग कर दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर था लेफ्टिनेंट गवर्नर का और चीफ कमिश्नर का क्या था? राज था, जो इसके अधीन कर दिया इसको क्या कर दिया जाता है कि अधीन कर दिया जाता है किसके? गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट करना हो तो कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जब इसको क्या किया जाता है कि इसका मुख्यालय भी आप लोग लिख लीजिएगा। जब दिल्ली किया जाता है ना, तो इसका मुख्यालय क्या कर दिया जाता है? इलाहाबाद। मुख्यालय कहाँ कर दिया जाता है? मुख्यालय इलाहाबाद। जिस इलाहाबाद को अब किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद को अब किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 1877 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। 1877 में कोई
मतलब 1877 में क्या हुआ था, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम इसको अभी इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि आप लोग नोट कर लिए होंगे। जब 1877 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है वो चौथे नंबर का विश्वविद्यालय है। इसको हम लोग नोट करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इलाहाबाद का जब ये होता है तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे अल्फ्रेड, इनका नाम भी हम लोग नोट कर लेते हैं, अल्फ्रेड लॉयर। इन्हीं की अध्यक्षता में क्या हुआ था, अल्फ्रेड लॉयर क्या हुआ था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये सब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो मतलब कुछ पॉइंट ऐसे है कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे, और जो कम इम्पोर्टेंट है उसको क्या करेंगे, बस एक सरसरी निगाह से देखते हुए चलेंगे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्या हुई, स्थापना हुई, और ये चौथे नंबर का था, स्थापना हुई। यह चौथे नंबर का विश्वविद्यालय था, यह फोर्थ नंबर का क्या था, विश्वविद्यालय था। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि जब ये चौथे नंबर का विश्वविद्यालय है, जब ये चौथे नंबर का विश्वविद्यालय है तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कौन होगा, दिमाग में चल रहा होगा आप लोगों के, तो उसके बारे में भी हम अभी आप लोग को बताएंगे। विश्वविद्यालय चौथे नंबर का क्या था, विश्वविद्यालय था। ये चौथे नंबर का विश्वविद्यालय था। तो नंबर 1 पर नोट करिएगा आप लोग, नंबर 1 पर था ये कोलकाता वाला, कलकत्ता विश्वविद्यालय। क्या था, कलकत्ता, पहले कलकत्ता था ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय। ये अब क्या है, कोलकाता है, कोलकाता। फिर नंबर 2 पर नोट करिएगा, नंबर 2 पर है बॉम्बे को किस नाम से जाना जाता है, मुंबई के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे। नंबर 2 पे बॉम्बे विश्वविद्यालय, बॉम्बे को किस नाम से जाना जाता है, मुंबई। बॉम्बे को किस नाम से जाना जाता है, मुंबई के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 लिखिएगा, मद्रास। नंबर 3 क्या है, मद्रास। अब नंबर 4 पर क्या है, इलाहाबाद। हो गया ना नंबर 4 पे। तो इसे क्या करिए आप लोग नोट कर लीजिए, इलाहाबाद। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग 1887 की क्या हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 1887 में क्या हुआ था, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये क्या है, ये 1887 के बारे में ही हम लोगों ने अध्ययन कर दिया है, ठीक ना। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको कट कर देते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे। ये इतना दूर क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1858 ईस्वी में क्या होता है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार में क्या होता है कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके क्या कर दिया जाता है, वायसराय के पद में कर दिया जाता है। और उसी समय क्या होता है, अवध का विलय कर दिया जाता है और दिल्ली में परिवर्तित कर दिया जाता है उसे। फिर उसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है, तो इलाहाबाद बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ लिए 1887 के बारे में। 1887 के बारे में 1887 में क्या हुआ था, अल्फ्रेड लॉयर की अध्यक्षता में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है वो क्या हुआ था,
वह चौथे नंबर का विश्वविद्यालय था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या था? चौथे नंबर का विश्वविद्यालय था। नंबर 1 पर था कलकत्ता और जिसे कोलकाता के नाम से जानते हैं। नंबर 2 पर था बॉम्बे, जिसे मुंबई के नाम से जानते हैं। और नंबर 3 पर था मद्रास और नंबर 4 पर क्या हो गया? हमारा इलाहाबाद। अब हम लोग देख लेते हैं 1877 के बारे में कि 1877 में क्या हुआ था। तो 1877 में आगरा का नाम बदलकर 1877 में क्या हुआ था? यूपी, ठीक ना, यूपी का नाम जो आगरा रखा गया था, आगरा का नाम बदलकर अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। आगरा का नाम बदलकर आगरा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? अवध एवं अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। जब ये अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कि भारत सरकार अधिनियम जब आया 1919 तो उस समय क्या किया गया था। जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसके पहले हम लोग पढ़े थे ना लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि वाइट दोनों हो जा रहा है, ठीक ना। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर दिया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया जाता है और इसे क्या कर दिया जाता है? गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है। और गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है। के अधीन कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1921 के बारे में कि 1921 को क्या हुआ था। तो नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो पढ़े थे तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 1931 ना हो के क्या हो गया था? 1931 हो गया था, 31 हो गया था। 21 की जगह क्या हो गया था? 31 हो गया था। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। इस समय क्या की गई? जो हमारी राजधानी थी, इसके पहले हमारी राजधानी कहाँ थी? इलाहाबाद थी ना। तो पीछे हम लोग पढ़े थे इलाहाबाद हमारी राजधानी की गई। राजधानी कहाँ की गई थी? इलाहाबाद की गई थी। मुख्यालय आगरा था, फिर उसके बाद इलाहाबाद किया गया था। अब इसमें क्या गया कि इलाहाबाद से स्थानांतरित करके इलाहाबाद इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज से स्थानांतरित करके, स्थानांतरित मतलब होता है परिवर्तन, से स्थानांतरित करके लखनऊ कर दी गई।
लखनऊ कर दी गई। लखनऊ कर दी गई, लेकिन एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा कि लखनऊ जब की गई तो ये क्या थी? आंशिक रूप से थी। आंशिक, कलर चेंज कर दें या फिर रहने दें? कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर। अगर कलर थोड़ा बहुत इधर होगा तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इस चीज का ध्यान देंगे। आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, ठीक ना। अब नेक्स्ट है 1935 कि 1935 में क्या हुआ था। तो 1935 में प्रांतीय सचिवालय, प्रांतीय सचिवालय, प्रांतीय सचिवालय इलाहाबाद से स्थानांतरित कर, इलाहाबाद से स्थानांतरित कर, प्रांतीय सचिवालय इलाहाबाद से स्थानांतरित कर इलाहाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ कर दिया गया। लखनऊ कर दिया गया, कर दिया गया। जब प्रांतीय सचिवालय भी आ गया इलाहाबाद तो क्या हुआ, लखनऊ को तब पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा दे दिया गया। अब हमारी राजधानी क्या हो गई, पूर्ण रूप से इलाहाबाद हो गई, लखनऊ हो गई, सॉरी लखनऊ। पूर्ण रूप से राजधानी कहाँ हो गई, लखनऊ, लखनऊ, ठीक ना। इस पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। आप लोग नोट करना हो तो कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या होता है, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया जाता है, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आप लोग को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 1956। 1956 ईस्वी में क्या हुआ था कि आप लोग को भी पता होगा, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। 1956 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का, साथ साथ आप लोग लिखते चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, पुनर्गठन हुआ, ठीक ना। आप लोग कमेंट में बताइए कि पुनर्गठन सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है, ठीक। उसके बाद 2000 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि 2000 को क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था 2000 को जो हम लोग को क्या है 2000 के बारे में भी पढ़ना पड़ रहा है। तो आप लोग को पता होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बताए भी थे, 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। जैसे मतलब कि पहले जो उत्तर प्रदेश है उसी में उत्तराखंड भी था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड क्या हुआ, अलग हो गया। 9 नवंबर 2000 को यूपी और यूपी मतलब उत्तराखंड, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश और यू के मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड। अब पहले एक राज्य थे, पहले ये क्या थे, एक राज्य थे, लेकिन अब क्या हो गए, 9 नवंबर 2000 से ये 2 राज्य हो गए, 2 अलग अलग राज्य हो गए। जब उत्तराखंड अलग हुआ, इस पॉइंट को आप लोग
ध्यान दीजिएगा कि जब उत्तराखंड अलग हुआ तो इसका नाम उत्तराखंड नहीं था। पहले उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है, नोट करके आप लोग लिखिएगा। जब उत्तराखंड जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ तो उसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड का पुराना नाम पूछ ले, उत्तराखंड का पुराना नाम, उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, उत्तरांचल है। उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, उत्तरांचल। उत्तरांचल, उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, उत्तरांचल है। और स्टार करके लिखिएगा कि जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ तो वो 13 पर्वतीय जिलों को लेकर अलग हुआ था। 13 पर्वतीय जिलों को लेकर, पर्वतीय जिलों को लेकर क्या हुआ, अलग हुआ। इसमें कितने जिले शामिल थे, पर्वतीय जिले कितने शामिल थे, 13 पर्वतीय जिले शामिल थे। ठीक ना, लिख लेते हैं पूरा इसको, को लेकर अलग हुआ। मतलब क्या है कि 13 पर्वतीय जिलों के साथ जो पर्वतीय जिले थे 13, उन सबों को क्या किया गया, अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया। इस चीज को आप लोग समझ गए। 1956 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1956 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया, 1956 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया गया। 2000 में क्या हुआ, 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया। जब उत्तराखंड को अलग किया गया तो इसका नाम क्या रखा गया था, उत्तरांचल। बाद में फिर इसका नाम क्या हुआ, उत्तराखंड हुआ। जब उत्तरांचल यूपी से अलग हुआ तो वो 13 पर्वतीय जिलों को लेकर अलग हुआ था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूपी की प्रशासन प्रणाली। यूपी की प्रशासन प्रणाली, तो इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक ना, पहले हम लोग देख लेते हैं जिस प्रकार से केंद्र में शासन प्रणाली होती है, ठीक उसी प्रकार से क्या होती है, हमारे यूपी में भी शासन प्रणाली चलती है। जैसे कि केंद्र के बारे में पहले देख लेते हैं, केंद्र में किस प्रकार की शासन प्रणाली चलती है। तो पहले केंद्र में रहता है, ठीक, केंद्र में इस प्रकार से शासन प्रणाली चलती है कि जब केंद्र में होता है तो पहले क्या रहता है, संसद रहता है। इधर संसद रहेगा, संसद, ठीक। संसद के बाद क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। संसद के बाद क्या होता है, संसद में कितने सदन होते, इसको ऐसे भी पूछा जाता है, संसद के कितने सदन होते हैं, तो 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे, LS मतलब लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और क्या होता है, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब कोई पूछे कि लोकसभा की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीट है वो 80 है और राज्यसभा की सीट कितनी है, 31 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, 80 है और 31 कितनी है, 31 है। ठीक ना, ये सभी राज्यों से, जैसे जो भारत में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, सबको मिलाकर ये क्या है, ये सर्वाधिक है। सर्वाधिक मतलब कि जो 80 है सीट हमारे यहाँ, 80 सीट किसी और राज्य में लोकसभा की नहीं है। और सेम कंडीशन राज्यसभा की भी है, ये भी क्या है, सर्वाधिक है। यूपी में क्या है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। ठीक ना, राज्यसभा की जो सीट है
31 वो भी क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, सभी राज्यों से अधिक है। ठीक उसी प्रकार लोकसभा की सीट भी क्या है, सबसे अधिक है। इसे कहते हैं निम्न सदन। इसे किस नाम से जानते हैं, निम्न सदन। निम्न सदन इसे कहते हैं निम्न सदन, और इसे क्या कहते हैं, उच्च सदन। उच्च सदन, निम्न सदन और उच्च सदन, ठीक ना। ये क्या हो गया, हमारा जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है, और जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रणाली किस प्रकार से चलती है। तो उत्तर प्रदेश में शासन प्रणाली भी 3 प्रकार से चलती है। जिस प्रकार से भारत में 3 प्रकार से चलती है, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी कितनी प्रकार से चलती है, 3 प्रकार से चलती है। स्लाइड चेंज कर लें क्या हम लोग, चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। एक होता है व्यवस्थापिका, 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 और एक होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। व्यवस्थापिका होता है और कार्यपालिका होता है, और दूसरा होता है, इसको व्यवस्थापिका को हम और भी नाम से जानते हैं। व्यवस्थापिका को क्या नाम से जानते हैं, विधायिका के नाम से भी जानते हैं, विधायिका। व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं, विधायिका, विधायिका। विधायिका हो गया, व्यवस्थापिका या विधायिका, फिर कार्यपालिका, और इसके बाद होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। कितने कितने होते हैं इसके अंग, 3 होते हैं, ठीक ना। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, फिर क्या होता है, कार्यपालिका, कार्यपालिका, और इसके बाद होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक ना। न्यायपालिका होता है, मतलब व्यवस्थापिका का क्या होता है, जैसे जिस प्रकार से केंद्र में होता है लोकसभा, जिस प्रकार से केंद्र में होता है लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, वही क्या होता है, निम्न सदन। ये भी क्या होता है, निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है। और ये क्या हो गया, समझिए जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है, वैसे क्या होता है, यहाँ पर कार्यपालिका होता है, इसे कहते हैं उच्च सदन, उच्च सदन। और न्यायपालिका तो जैसे राष्ट्रपति होता है, वैसे ये क्या होते हैं, न्यायपालिका होते हैं, राष्ट्रपति, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे कि जो व्यवस्थापिका है, इसके नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा कि व्यवस्थापिका मतलब क्या हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, और इन सब के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे यहीं से। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि जो व्यवस्था को क्या करे, व्यवस्था बनाए, कानून बनाए, उसे क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका कहते हैं। स्टार लगा के लिखते चलिएगा। कानून बनाने का काम क्या करता है, व्यवस्थापिका करती है, लॉ, कानून बनाना। और इसके बाद कार्यपालिका क्या करती है, जब वो कानून बनाएगी तो कार्यपालिका क्या करेगी, कार्यपालिका जो है वो प्रशासन चलाएगी, जो कार्य होगा उसको करेगी प्रशासन चलाना। इसको लिखेंगे प्रशासन, प्रशासन चलाना। जब ये कानून बनाएंगे और ये प्रशासन चलाएंगे तो ये क्या करेगी, इसका कार्य होता है न्याय देना, न्याय करना, न्याय करना, ठीक ना।
व्यवस्थापिका का क्या कार्य क्या होता है? कानून बनाना। और कार्यपालिका का होता है प्रशासन चलाना। और जो न्यायपालिका होता है उसका होता है न्याय करना। अब हम लोग देखेंगे व्यवस्थापिका के अंग, इसके अंग के बारे में देखेंगे कि इसके कितने अंग होते हैं या कितने भाग होते हैं। तो व्यवस्थापिका के 3 अंग होते हैं। उन तीनों अंगों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन कर लेंगे। व्यवस्थापिका में नंबर 1 होता है विधानसभा। नंबर 1 होता है विधानसभा। विधानसभा। नंबर 2 होता है विधान परिषद। नंबर 2 क्या होता है? विधान परिषद। विधान परिषद। नंबर 2 होता है विधान परिषद। विधान परिषद। विधान परिषद। नंबर 1 हो गया विधानसभा, नंबर 2 है विधान परिषद और नंबर 3 है राज्यपाल। नंबर 3 क्या है? राज्यपाल। व्यवस्थापिका के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे जो कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका के कितने अंग होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कार्यपालिका के अंग। कार्यपालिका के अंग में आते हैं, नंबर 1 पर लिखेंगे राज्यपाल, जो कि क्या होता है? राज्य का सर्वे सर्वा राज्य का क्या होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल। इसके अंतर्गत आते हैं सीएम, मतलब मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्वेश्चन में हम लोग लिख लेंगे सीएम। कार्यपालिका के अंग में क्या आते हैं? राज्यपाल आते हैं और मुख्यमंत्री आते हैं। साथ ही साथ मंत्री परिषद भी क्या आता है? कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। इसके 4 अंग होते हैं। उसके 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। लेकिन इसके कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद और एक होता है राज्य का सचिवालय। नंबर 4 पर क्या होगा? राज्य का सचिवालय। राज्य का सचिवालय। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पीछे हम पूछे थे, आप लोग को बताए भी थे कि जो प्रांतीय सचिवालय था उसको कब और कहाँ स्थानांतरित किया गया था। इसको आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में हमें बताएंगे कि उसको कब और कहाँ स्थानांतरित किया गया था। ठीक इसी प्रकार जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका जैसे संसद केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही न्यायपालिका होता है। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? तो न्याय करना होता है। और जो कार्य न्यायपालिका के अंग हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। न्यायपालिका के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग जो अध्ययन करेंगे मुख्यतः 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? न्यायपालिका क्या होता है? राष्ट्रपति की तरह होता है, न्याय करना इसका कार्य होता है। और इसके क्या होते हैं? अंग जो होते हैं वो 2 अंग होते हैं। नंबर 1 पर नोट करिएगा, उच्च न्यायालय। नंबर 1 पर क्या होता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। नंबर 1 हो गया उच्च न्यायालय और नंबर 2 हो गया अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। अब इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि जो कार्यपालिका होती है और जो विधान परिषद होता है, इन सबों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक ना? तो जैसे यहाँ पर था व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका
यहाँ था कार्यपालिका, कार्यपालिका, और यहाँ था न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो इनके सदस्यों की हम लोग क्या करेंगे, कार्यकाल के भी बारे में यहीं से जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि किसका कार्यकाल कहाँ तक का होता है। और इनके कार्यकाल के साथ साथ हम लोग ये भी नोट करेंगे कि जो इनका मतलब आयु होती है, न्यूनतम आयु मतलब किस एज तक हम क्या करेंगे, कौन से पद पर रह सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग नोट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। जो व्यवस्थापिका में होते हैं, ठीक ना, व्यवस्थापिका में जो लोग रहते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, लगभग 25 वर्ष। इसको हम लोग स्टार करके लिखेंगे, ठीक ना, स्टार करते हुए लिखते चलेंगे। और वैसे हम लोग इन सबों के बारे में अगर अभी ना अध्ययन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग जब मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मिलाकर किया जाता है, तो उसके बारे में फिर हम लोग को दोबारा अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस टाइम जो वर्तमान में कितने न्यायालय हैं, तो 24। वर्तमान में कितने न्यायालय हैं, 24 हैं। और इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। जो इसका कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्षों का होता है। और वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 24 हैं। अगर वर्तमान में कोई पूछे कि वर्तमान में जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो है इलाहाबाद में, इलाहाबाद, इलाहाबाद है। और इलाहाबाद का अब क्या नाम हो गया है, प्रयागराज। इस बात को हम लोग क्या करेंगे, विशेष ध्यान देंगे इस बात पर, प्रयागराज, क्योंकि अभी नाम चेंज हुआ है तो हो सकता है कि परीक्षा में पूछ ले। और इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 17 मार्च 1866 ईस्वी को, 17 मार्च 1866 ईस्वी को क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। तो अब जो आगे का पॉइंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसी उम्मीद के साथ आप लोग से आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। जिस तरह से अब तक आप लोग हमारा सपोर्ट करते आ रहे हैं, आशा करते हैं कि वैसे ही आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखेंगे, ऐसे ही प्यार जताते रहेंगे हमारे ऊपर। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। थैंक यू।